तो हम इस वीडियो में बात करने वाले, देखिए आव्यूह चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। इससे पहले प्रतिलोम, त्रिकोणमिति तथा संबंध फलन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आव्यूह का जो पहला चैप्टर है उसका पूरा थ्योरी हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और अगला वीडियो सिर्फ कल ही आ जाएगा आपके लिए पार्ट 1, और पार्ट 2 में पहला चैप्टर हम खत्म कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आव्यूह जो है हमारा, उसे क्या कहते हैं, किसे आव्यूह कहते हैं। तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। मतलब देखिए एक आयताकार, ये आयत है जिसमें लंबाई है ऊपर, ये देखिए आयताकार संख्याओं का, अर्थात -2, 0, 5, ये जो विन्यास है इसे हम आव्यूह कहते हैं। आयताकार विन्यास है, संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। और देखिए यहाँ पर आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला की बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ पर ए से नोट किया है बड़े अक्षर, ए यहाँ पर हमारा जो कैपिटल लेटर होता है उसे हम ए बोलते हैं। ए जो आव्यूह है उसका आव्यूह ये है। और देखिए यहाँ पर अगला होगा तो मान लीजिए हमें बी लिखना है, बी को हम 1, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर ये इस प्रकार के जो आव्यूह है इसे हम बोलेंगे यहाँ पर, देखिए इसे ए और बी। तो यहाँ पर जो अंग्रेजी वर्णमाला का हमारा जो शब्द है अक्षर वो बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखा रहता है। तो चलिए यहाँ पर अब आव्यूह में स्तंभ, पंक्तियाँ और कोटि क्या होते हैं उसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक आव्यूह लिखते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर मानते हैं a इक्वल टू यहाँ पर 5, 4, -3, 2, 1, 0, 4, 3, 2, ये हमारा एक आव्यूह है। यहाँ पर देखिए आव्यूह है। इन आव्यूहों में जो स्तंभ होता है, स्तंभ मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका पहला स्तंभ है, रो 1। इसे आप देखिए R1 इसलिए कहते हैं कि रो इसे बोलते हैं, रो इंग्लिश में स्तंभ को रो बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर तो ये हो गई, ये हो जाएगा हमारा R2 रो 2, और ये हो जाएगा हमारा रो 3। और अगर हम कॉलम की बात करें तो देखिए यहाँ पर पंक्ति ये होता है हमारा इस तरह का, ये जो है हमारा ये कॉलम 1 हो जाएगा C1, ये वाला हो जाएगा हमारा कॉलम 2, और ये वाला हो जाएगा हमारा कॉलम 3। या आपको देखिए ये स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, ये होता है पंक्ति, यहाँ पर पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3। तो यहाँ पर आपको स्तंभ और पंक्ति समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कोटि क्या होता है, तो कोटि को देखिए इस तरह नोट करते हैं। कोटि को यहाँ पर हम यम गुणे यन के रूप में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर यम जो होता है हमारे स्तंभों की संख्या होती है। यहाँ पर यम होता है हमारा स्तंभों की संख्या। हम देखिए यहाँ पर कोटि की बात करें तो देखिए कोटि को यम और यन के रूप में व्यक्त करते हैं। जहाँ पर यम होता है हमारा पंक्तियों की संख्या, तो हमारे पंक्तियों की संख्या यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हमारा 3। और यहाँ पर देखिए पंक्तियों की संख्या 1 पंक्ति 2 3, और स्तंभों की संख्या भी 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 गुणे 3। और देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, उसकी कोटि आप बताइएगा हमें। तो यहाँ पर हम एक आव्यूह लेते हैं बी, यहाँ पर 2, 4, 5, 4, 3, 6, 2, -1, 2, 1, 5, -3, 2, ये हम मान लेते हैं एक हमारा आव्यूह हो गया। इसमें आपको कोटि बताना है, तो इसमें जितने पंक्तियों की संख्या है तो पंक्तियों की संख्या देखिए यहाँ पर 3, तो इसकी कोटि हो जाएगी यहाँ पर 3, और यहाँ पर स्तंभों की संख्या 4, तो गुणे 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोटि कैसे लिखते हैं, पंक्ति स्तंभ तथा देखिए यहाँ पर पंक्तियाँ और स्तंभ क्या होते हैं और कोटि क्या होता है, उसे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आव्यूहों के प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए आव्यूह विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इस आव्यूह का प्रकार है वो स्तंभ प्रकार है। इसमें देखिए स्तंभ प्रकार, आपको स्तंभ आव्यूह अर्थात देखिए यहाँ पर जो स्तंभ है एक ही स्तंभ होगा। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है कब, तो देखिए जिसमें सिर्फ एक आव्यूह उपस्थित होता है, जिसमें सिर्फ एक स्तंभ उपस्थित होता है, 1 2 3 ए, जिसमें देखिए आपको जिसमें जो स्तंभों की संख्या है वो सिर्फ 1 हो,
यहाँ पर स्तंभों, यहाँ पर लिख देते हैं स्तंभों की संख्या 1 हो तो उसे हम स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। इसका हमें कोटि लिखना है, तो यहाँ पर देखिए कोटि क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो है आपके पास पंक्तियाँ, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो यहाँ पर 3 पंक्ति हैं और यहाँ पर आपके पास स्तंभ, तो स्तंभ 1 है। अब देखिए यहाँ पर पंक्ति आव्यूह क्या होता है। पंक्ति आव्यूह वे होते हैं, यहाँ पर देखिए जहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं हम जहाँ पर पंक्तियों की संख्या सिर्फ 1 होता है उसे हम पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम इसका एग्जाम्पल होगा b = यहाँ पर देखिए जो इसका 1 2 3 ये जो हमारा आव्यूह है, इसमें देखिए हमारे स्तंभों की संख्या 1 1 2 3 है, लेकिन हमारे पंक्ति की संख्या 1 है। तो जहाँ पर एक पंक्ति उपस्थित हो उसे हम पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। तो इसका हम कोटि यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 पंक्तियाँ 1 स्तंभ, तो 1 × 3, यहाँ पर 1 आपको यहाँ पर पंक्तियों की संख्या है, 3 स्तंभों की संख्या है। अब देखिए वर्ग आव्यूह क्या होता है। तो वर्ग आव्यूह में आपको यम और यन अर्थात जो पंक्तियों की, देखिए यम बराबर होगा यन के, इसका मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर जो पंक्तियों की संख्या है, जो हमारे पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या बराबर होगा स्तंभों की संख्या की, स्तंभों की संख्या के। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या जो है वो बराबर होगा स्तंभों की संख्या, तो हम उसे वर्ग आव्यूह बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल, तो यहाँ पर a = 2 1 3 4, तो यहाँ पर देखिए इस पंक्ति में देखिए 2 स्तंभ है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और 2 पंक्ति हैं। तो इसका जो कोटि होगा वो 2 × 2, तो यहाँ पर यम का मान 2 है और यन का मान 2, तो यहाँ पर यम = यन, तो यहाँ पर ये देखिए वर्ग आव्यूह है। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर b मानते हैं, b = जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 3 2 4 -2 3 1 2 1, तो ये है हमारा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो देखिए कोटियों की संख्या यम = यन, 3 पंक्तियाँ हैं, देखिए 1 2 3 और यहाँ पर भी 3 रो हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 रो हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पंक्तियों की संख्या है इसका कोटि होगा 3 3, तो यहाँ पर 3 = 3, तो यहाँ पर ये वर्ग आव्यूह है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा विकर्ण आव्यूह क्या होता है। इसमें जो देखिए विकर्ण मतलब आपको जो होगा आव्यूह के बीच का, तो हम एक आव्यूह लेते हैं। तो विकर्ण के आव्यूहों का जो बीच का विकर्ण है उसकी जो आपको होगा वो एक समान होगा, उसे आप विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। यहाँ पर देखिए विकर्ण को छोड़कर यहाँ पर विकर्ण को देखिए यहाँ पर छोड़कर सभी शून्य होंगे। यहाँ पर विकर्ण को छोड़कर सभी शून्य होंगे, अर्थात देखिए यहाँ पर कैसा इसका इंटरफेस होगा। एग्जाम्पल विकर्ण को छोड़कर, तो यहाँ पर एक हम आव्यूह लेते हैं a = तो यहाँ पर 1 0 0 0 3 0 0 0 4, तो हमारे ये आव्यूह है। तो यहाँ पर जो विकर्ण है, यहाँ पर विकर्ण को छोड़कर सभी शून्य होंगे, अर्थात जो विकर्ण है हमारा ये जो हमारा लाइन आ रहा है ये हमारा विकर्ण है। तो ये देखिए ये विकर्ण आपको होगा, इसको छोड़कर जो आगे पीछे के जो होंगे संख्याएं वो शून्य होंगे, तो हम इसे ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। और देखिए यहाँ पर विकर्ण आव्यूहों की संख्या, तो यहाँ पर विकर्ण आव्यूहों की संख्या जो है जी अभी विकर्ण अवयव, तो यहाँ पर विकर्ण अवयव आ जाएंगे 1 3 और 4। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अदिश आव्यूह क्या होता है। तो अदिश आव्यूह वे होते हैं, देखिए यहाँ पर जो विकर्ण आव्यूह है उन्हें हम अदिश आव्यूह कहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं अदिश, लिख देते हैं अदिश आव्यूह विकर्ण
अवयव को ही कहते हैं। लेकिन जो हमारा वो होता है, देखिए जो विकर्ण अवयव होता है, इसमें जो विकर्ण के मान होते हैं वो सारे एक लाइन से बराबर होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हमारे ये मान लीजिए एक अवयव है। तो इसमें देखिए यहाँ पर पहला अवयव 1, तो ये देखिए ये विकर्ण अवयव है, क्योंकि यहाँ पर इसको छोड़कर और सभी जीरो है, तो ये विकर्ण अवयव है। तो विकर्ण अवयव को अदिश अवयव कह सकते हैं। अब जो ये विकर्ण के अवयवों का जो मान है, जो विकर्ण के अवयव जो होते हैं हमारे अवयव के मान बराबर होता है। तो हमारे जो विकर्ण के अवयवों का जो मान होता है वो बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर जो देखिए हमारे जो तत्समक अवयव कौन सा होता है, तो हमारे जो अवयव होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, उनको देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। जो विकर्ण अवयव के अवयव हमेशा एक हो तो उसे तत्समक अवयव बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए A = 1 0 0 1 ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर विकर्ण अवयव ये हो गई हमारी। देखिए यहाँ पर इसमें जो आपके विकर्णों का मान है वो हमेशा एक होता है, और विकर्ण अवयव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विकर्ण को छोड़कर और सभी एलिमेंट जीरो है। और इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 1, और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल। तो यहाँ से B = 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमारा जो इसका विकर्ण है वो यहाँ पर 1 होगा। देखिए यहाँ पर जो विकर्ण के मान है वो 1 1 1 है। और यहाँ पर इसके जो विकर्ण अवयव में की खासियत होती है कि विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव यहाँ पर जीरो होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। शून्य अवयव, नाम से पता चल रहा है कि इसमें सभी अवयव जो होंगे उनका मान आपको शून्य होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारे जो सभी अवयव शून्य होंगे। यहाँ पर A = 0 0 0 0, B = यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर देखिए ये सभी अवयव ऐसे जितने भी आपको बनेंगे वो सारे जो मान होंगे वो आपका शून्य अवयव होगा। चलिए तो अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर चलते हैं। अवयवों की समानता, या A = AIJ, और देखिए यहाँ पर B = ये क्या होता है ये आपको अभी बता रहे हैं, BIJ। तो यहाँ पर ये इसके बराबर होगा अगर अवयव A बराबर है अवयव B के। तो यहाँ पर हमारा जो मान हो जाएगा AIJ = BIJ। और ये क्या होता है वो आपको नीचे अभी बता रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर AIJ वाला परिभाषा, तो यहाँ पर AIJ का मतलब होता है, देखिए एक अवयव बनाते हैं यहाँ पर 4 2 3 5 -2 4 -6 -3 -2 एक अवयव ले लेते हैं कोई सा भी। तो देखिए यहाँ पर इसमें AIJ का कॉन्सेप्ट क्या है, तो A जो I है यहाँ पर वो यहाँ पर पंक्ति बताता है, और यहाँ पर J जो होता है हमारा वो हमें यहाँ पर I पंक्तियों को और J हमारा स्तंभ को बताता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा A 1 1, तो यहाँ पर पहली पंक्ति उठाते हैं यहाँ पर, और पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ में 4 आ रहा है, तो यहाँ पर A 1 1 का मान ये।
और देखिए यहाँ पर A12 का मान, तो यहाँ पर पहली पंक्ति उठाए हैं और यहाँ पर दूसरा स्तंभ, तो दूसरे स्तंभ में यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर 2, तो A मान लीजिए 3 उठाते हैं, तो यहाँ पर देखिए तीसरी पंक्ति उठाया और यहाँ पर तीसरा स्तंभ भी है ये, तो यहाँ पर देखिए I जो है वो पंक्ति को डिनोट करवाता है और यहाँ पर J जो है वो स्तंभ को, तो यहाँ पर इसका मान 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर A21, तो यहाँ पर देखिए दूसरा पंक्ति उठाते हैं और पहला स्तंभ, तो यहाँ पर 5 है, तो इसका मान 5 हो गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में देखिए हमने पूरी तरह से आपका जो प्रश्नावली 3.1 है उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।